हो गया बेटा, लिखो। यह हमने कल अभी ये पढ़ा था कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो उसमें पढ़ा था कि जब आप किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वो वैद्युत धारा जो होती है वो लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे टकराते रहते हैं? धन आयनों से। और इसी टक्कर के दौरान वो विद्युत ऊर्जा को बदल देते हैं ऊष्मीय ऊर्जा में। इसमें और इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। लिखो अगली लाइन से बेटा। माना चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल बी तथा प्रवाहित ऐसे लिखना आई है, तो वैद्युत ऊर्जा ठीक है, ब्रैकेट में है W, ठीक है। लिखो विभवांतर के सूत्र से सही है। अब विभवांतर सूत्र क्या बताएगा? तो V बराबर W/Q। तो ऊष्मा या कार्य क्या होता है? W। ऊष्मा या कार्य क्या होता है? तो W बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? V इंटू पहला सूत्र, सही है। अब देखो हमें ये पता है कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है? IT के बराबर होता है, सही है तक। तो अगर मैं Q का मान रख दूं तो W का दूसरा सूत्र क्या आ जाएगा? VIT आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब ओम के नियम से, किसके नियम से बेटा? ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? तो अगर मैं इस V को हटाऊं, किसको हटाऊं? तो अगला फार्मूला W बराबर IR इंटू IT। तो ये हो जाएगा W बराबर कितना बेटा? I स्क्वायर R T। तीसरा फार्मूला का मान, किसका मान बेटा? I का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण तो क्या W बराबर बन जाएगा V इंटू V/RT, यानी कि W बराबर V स्क्वायर बाई R। ये कौन सा सूत्र? 4 था। बस 4 सूत्र आपको W की याद रखना है, ठीक है। नोट करो। हाँ, इसमें I रख दिया, I की जगह V/R। नोट करो बेटा। हो गया यहां तक। अब देखो यहां से, तो अगर मैं बात करूं बेटा आपसे ऊष्मीय ऊर्जा की, किसकी बात करूं? ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको किससे दिखाते हैं? W से। तो W के सूत्र क्या होंगे? W बराबर आप लिख सकते हैं V इंटू Q, या लिख सकते हैं VI, या लिख सकते हैं I स्क्वायर R, अथवा लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R। अब जो भी हमको सवाल में देगा उसी तरह हम लोग सवाल में सूत्र लगा लेंगे, सही आता है। आगे लिखो बेटा, वो कपड़ा देना। हम जानते हैं कि एक कैलोरी ऊष्मा किसके बराबर आती है? 4.2 जूल के बराबर होती है बेटा। देखो यहां तक, 4.2 जूल के बराबर आती है। आगे लिखना, तो अगर मैं कहूं कि 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी के बराबर होगा कि नहीं होगा? सही है, नोट करो यहां तक। अब ध्यान से देखो, अब हमने अभी कार्य निकाला था बेटा। क्या निकाला था? कार्य W
सूत्र क्या है था, V इंटू क्यू, या दूसरा सूत्र था वी आई टी, या था आई स्क्वायर आर, अथवा बी स्क्वायर आर टी। सही है। तो ये सब किसमें आएंगे, जूल। जो भी आंसर निकलेगा, जो भी सूत्र लगाना, किसमें आएंगे, पर हमें निकालना है ऊष्मा। हमें क्या निकालना है, और हमें पता है कि ऊष्मा किसके पदों में होती है, जूल के पद में। किसके पदों में होती है, तो ऊष्मा को किससे दिखाते हैं, एच से। तो अगर मैं कार्य के जूल को कैलोरी में बदल दूं, तो हमारी जो कार्य है वो अपने आप ऊष्मा में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यहां का एक जूल लगा है और कैलोरी लिखना है, तो कितने से भाग दे दूं, 4.2 से। कितने से दे दूं, तो क्या बेटा, ऊष्मा का पहला सूत्र आएगा V इंटू क्यू बटे 4.2। दूसरा सूत्र आएगा V आई टी डिवाइड बाई, तीसरा सूत्र आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई, और अगला आ जाएगा V स्क्वायर आर बाई V स्क्वायर बाई 4.2 आर आएगा। और ये सारे मान किसमें आएंगे, जूल कैलोरी। और अगर आप 4.2 से भाग नहीं देते तो सारे आंसर किसमें आएंगे, जूल में। लिख लो बेटा, 4.2 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो फिर कैलोरी में आएगा। हाँ, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो कैलोरी में आती है, और कार्य हमेशा किसमें आता है। तो पहले कार्य निकाल लेंगे और कार्य के जूल को हम कैलोरी में बदल देंगे, भाग देंगे। हो गया, हटाओ। अगली हेडिंग डालिए बेटा, वैद्युत शक्ति। अगली हेडिंग डालिए वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पावर। पावर लिखो, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा की क्षय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में जो वैद्युत ऊष्मा का क्षय होता है, वैद्युत ऊर्जा का क्या होता है, क्षय, उसी क्षय का नाम क्या होता है, क्षय की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति। और दर का मतलब होता है किसी चीज को समय से भाग दे देना। कहीं पर भी लिखा हो दर, तो दर का मतलब है किसी चीज को समय से। तो हमको निकालना है शक्ति। शक्ति क्या है, ऊष्मा क्षय की दर। ऊष्मा सूत्र अभी हमने पढ़े H के, तो हम उनको सबको भाग दे देंगे किससे, T से। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वैद्युत शक्ति निकल आएगी। क्या निकल आएगी, हेडिंग डाले बेटा वैद्युत शक्ति के सूत्र। वैद्युत शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा, व्यय ऊष्मी ऊर्जा बटे लगा समय। ऊष्मी नहीं, या वैद्युत ऊर्जा होगी, सॉरी, व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे लगा समय। सही है। अब शक्ति को क्या बोलते हैं, P से, और उस ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, H से, और समय को किससे दिखाते हैं। तो मेन सूत्र ये आ गया। अब H के हमको पता है कई मान होते हैं भाई, H बराबर होता है V इंटू क्यू। सही है। एक सूत्र होता है VIT, एक सूत्र होता है I स्क्वायर RT,
और एक सूत्र होता है ये होता है। तो जब सबको रखोगे तो पी के सूत्र अब देखना। तो पहला सूत्र हो गया एच अपॉन, अब अगर ये वाला मान रखते हो तो क्या बनेगा, v इंटू क्यू, सही है। अगर आप ये वाला मान रखते हैं बनेगा, अगर आप ये वाला मान रखते हैं और अगर आप नीचे वाला मान रखते हैं, टी से भाग दे दिया, सही है। तो आपके ऊर्जा वैद्युत शक्ति के कितने सूत्र बन गए। अब जिस तरह की जानकारी देगा उसी तरह से हम सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि वैद्युत शक्ति क्या होती है, व्यय ऊर्जा बटे लगा समय, और ऊर्जा कितने सूत्र होते हैं, 4। एच बराबर वी इंटू क्यू या वी आई टी या फिर आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर टी। और ये जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, देखो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, क्या होता है, और किससे भाग दे रहे हो, तो कैलोरी प्रति, ये आएगा, नोट कर लें बेटा। हो गया बेटा। अब देखो अगर हमको यही आंसर निकालना होता है जूल प्रति सेकंड में, किसमें निकालना होता, जूल में। ये तो आंसर किसमें, कैलोरी में। तो हमने क्या किया था, जूल को कैलोरी में बदलने की 4.2 से भाग दिया था। तो अगर मैं सब से क्या हटा दूं, तो ये आंसर अब किसमें आ जाएगा, जूल प्रति सेकंड में। और ये जूल प्रति सेकंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, वाट में। तो अगर वाट में निकालना है तो 4.2 को भाग नहीं देना, लेकिन अगर कैलोरी में बताना है तो क्या कर देना है, बस इतना सा अंतर आएगा। तो ये भी सूत्र लिख लो। तो यहां तक चलो आगे। अब हेडिंग डालिए बेटा, विद्युत शक्ति का मात्रक, बीआई क्या पानी में टी रहेगा ना, किसके, टी से टी कट जाएगा ना सब जगह। हाँ, हेडिंग डालिए बेटा, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक। सही है। तो देखो भाई सूत्र क्या है, P बराबर H बाई T, सही है। अब अगर मैं बात करूं P का मात्रक, किसकी बात करता हूं, तो आपका H का मात्रक क्या होता है, जूल, और T का मात्रक सेकंड। तो पहला मात्रक हो गया जूल पर सेकंड। अगर इसको कैलोरी में लिख रहे हो, किसमें लिख रहे हो, तो मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति, और जूल प्रति सेकंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, वाट। तो लिख लो मात्रक बेटा। सही आता। हेडिंग डालिए बेटा, विद्युत शक्ति की विमा, विद्युत शक्ति की विमा, बीमा, विद्युत शक्ति, हाँ विद्युत शक्ति की बीमा। तो विद्युत शक्ति W बाई T, H को ही W कहते हैं। तो अगर मुझे P की बीमा लिखना है, किसकी लिखना है बेटा, तो क्या लिखूंगा, W की बीमा बटे, सही है। W की बीमा क्या होती है, mL2T की पावर -2, और समय की बीमा क्या होती है, T। तो T कहां जाएगा, ऊपर। तो आपके पास बीमा क्या आ जाएगी, mL की पावर 2T की पावर आएगी, नोट कर लो।
तो बेटा हेडिंग डालो बेटा, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखो ध्यान से, अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा एक प्रतिरोध की, कितने प्रतिरोध की। अब मान लीजिए एक से ज्यादा प्रतिरोध है, तो उन्हें किस तरह से आपस में जोड़ेंगे इसकी बात करना। संयोजन मतलब होता है प्रतिरोधों को जोड़ना। तो हेडिंग पड़ेगी प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो लिखे बेटा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है। किया जा सकता है। पहला लिखेंगे बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। हो गया बेटा। तो आप जो प्रतिरोध है उनको कितनी तरह से जोड़ सकते हैं, दो तरह से, या तो श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम क्या होता है इसको ध्यान समझो। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन प्रतिरोध दिए हैं, एक का नाम है R1, एक का नाम है R2 और एक का नाम है R3। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? तो कुछ नहीं है, श्रेणी क्रम में ये कहता है कि हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा, हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। जैसे पहले प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा ये हो गया, तो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए ये। अब इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले के, तो इस तरह का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, कि हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा, हर प्रतिरोध का अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ये हो गया श्रेणी क्रम। संयोजन क्रम में वो समांतर क्रम कहता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हो और दूसरा सिरा भी एक साथ जुड़ा हो। जैसे पहला सिरा, तो ये सब हो गए दूसरे सिरे एक साथ जुड़ गए, और ये सब हो गए समांतर में। हर प्रतिरोध का पहला सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा एक तरफ रहता है और साथ में जुड़ते हैं। जबकि श्रेणी में किसी भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। और इस समांतर में क्या होगा, हर प्रतिरोध का पहला सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा, सही आता है। पहली हेडिंग डालो बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन लिखो, माना श्रेणी क्रम में जुड़े, माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्रमशः, प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। ठीक है, हमने मान लिया कि श्रेणी क्रम में हमने तीन प्रतिरोध जोड़े हैं और उनका प्रतिरोध कितना है, पहले का R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3, तथा इन तीनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा की
विद्युत समान मात्रा विद्युत धारा की समान मात्रा I प्रवाहित की गई, समान मात्रा I प्रवाहित की गई तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर सिरों के क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। V1 V2 तथा V3 है। V1 V2 तथा, अब देखिए माना हमने 3 प्रतिरोध है बेटा, और वो तीनों के तीनों किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लीजिए इस प्रतिरोध का नाम है R1, इसका नाम है, और इसको बैटरी से जोड़ दिया, एक बैटरी इस तरह से लगा दी, सही है। ये बैटरी का धन सिरा है बैटरी का, और इसके द्वारा धारा कितनी जाएगी? I। मान लिया ये बिंदु A है, ये बिंदु, और ये बिंदु, और ये बिंदु D है। जुड़ गए 3 प्रतिरोध। अब उन्होंने बोला है कि हमने 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जिनमें एक समान विद्युत धारा, सब में कितनी कितनी धारा है? I। परंतु सबका विभवांतर अलग अलग है। सबका विभवांतर क्या है? पहले प्रतिरोध का विभवांतर है V1, दूसरे का, सही यहाँ तक यही बात बोली है। तो लिखो बेटा, ये बना लो डायग्राम, इसी नीचे लिखो इसके बाद। हो गया यहां तक? अब देखो, लिखो बेटा, ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहते हैं बेटा? V बराबर I R। ओम का नियम क्या कहता है? तो पहले प्रतिरोध के लिए जब लगाओगे, किसके लिए लगाओगे बेटा? पहले प्रतिरोध के लिए, ध्यान से देखना। तो क्या आप लिख सकते हैं? V1 बराबर I R1, V1 बराबर लिखा जा सकता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए तो क्या बेटा इसको लिख सकता हूं V2 बराबर I R2, सही है। इसी तरह अगर मैं लिखूं बेटा तीसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए? तो क्या आप लिख सकते हैं V3 बराबर I R3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। सही यहां तक। अब देखो, यदि बिंदु A से बिंदु D तक का विभवांतर V है, तो अब देखो हमें मान लिया कि A से D तक का जो विभवांतर है वो कितना है? V है। तो क्या होगा? ये B इन तीनों के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल विभवांतर आप कितना बता रहे हैं? V, और टुकड़े में कितना है? तो इसका मतलब इनका योगफल इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या आप लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2, सही है कि नहीं सही? समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 2 तथा 3 से मान रखने पर, मान रखने पर, अब देखना ध्यान से, जब मान रखोगे तब क्या कहानी बनेगी। तो V बराबर I R1 प्लस I R2 बनेगा। अब V की जगह में क्या लिख सकता हूं? I बटे O। V बराबर I R, V बराबर कितना लिखा जा सकता है? मान लिया कि पूरा प्रतिरोध है R और धारा कितनी है, तो यहां से अगर मैं I कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2 प्लस, तो I से I, तो R बराबर कितना आ गया? ये आ गया श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना, क्या निकालना है? तो सभी प्रतिरोधों को सीधे जोड़ देना है, बस नोट कर लो।